सोसो एक बंदा है जो सुबह उठता है, चाय पीता है और फिर अपना क्लिनिक जाता है, जहाँ पर लोग पहले से कोने में खड़े होते हैं उसके इंतजार में, क्योंकि ये शहर का सबसे त्रस्ते डॉक्टर है। लेकिन जो लोग नहीं जानते कि इन हाथों ने जो उन्हें ठीक करते, इन हाथों ने 3000 से ज्यादा लोग मारे हैं। वो लोग कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, और ये डॉक्टर कभी पकड़ा भी नहीं गया। उल्टा अमेरिका ने खुद इसे बचाया, सबूत होते हुए भी, क्योंकि इस इंसान के पास कुछ ऐसा था, इतना खतरनाक, जो अमेरिका ने सोचा कि 2 लाख इंसानों की जिंदगी इससे सस्ती है। और आज मैं तुम्हें बताऊंगा वो चीज क्या थी, लेकिन पहले समझना होगा कि इस डॉक्टर ने किया क्या था, और ये हिस्सा सुनना आसान नहीं होगा। 1931 में जापान एक ऐसा देश था जिसका कोई एशिया में मुकाबला नहीं था, और इसलिए जापान ने पहले चाइना से मंचूरिया ले लिया, दूसरी तरफ कोरिया पर अपना कब्जा किया, फिर नॉर्थ ईस्ट चाइना ले लिया, फिर 1937 में एक पूरी वॉर शुरू कर दी, और चाइना के नानजिंग में सिर्फ 6 हफ्ते में ही 3 लाख लोग मार दिए गए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जापान के लिए इतना बड़ा एम्पायर सालाना उतना आसान नहीं था, क्योंकि जितना बड़ा टेरिटोरी उतना ज़्यादा सोल्जर चाहिए था, उतना ही पैसा चाहिए, उतना ही रिसोर्सेस, और दूसरी तरफ एनिमी भी उतनी ही बड़ी और स्ट्रॉन्ग। और तब जापानीज गवर्नमेंट के पास एक सवाल आया कि ये कब तक चलेगा। इसी कोई एक रैंडम डॉक्टर नहीं था, क्योतो यूनिवर्सिटी से ट्रेंड, पॉलिटिकली भी कनेक्टेड, और 1928 में जब वो यूरोप गया था तो वहाँ उसने जेनेवा प्रोटोकॉल पढ़ी थी, जो बायोलॉजिकल वेपन बैन करती थी, और पूरी दुनिया ने पढ़ी और मान ली। लेकिन ईसाई ने पढ़ी और सोचा, इतने सारे कंट्रीज ने अगर एक चीज़ बैन किया हो तो ये चीज़ कितना पावरफुल हो सकता है। वो जापान वापस आ गया और गवर्नमेंट के पास गया एक फुली सीक्रेट बायोलॉजिकल वेपन प्रोग्राम के प्रपोजल के साथ। बाहर से देखने पर यह सिर्फ एक बोरिंग वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोजेक्ट था, लेकिन अंदर कुछ और ही था, और गवर्नमेंट ने हाँ कर दी। 1936 में यूनिट 731 खुल गया पिंगफेंग हार्बिन के पास, ऑक्युपाइड मंचूरिया में, जापान से इतना दूर कि कोई जर्नलिस्ट वहाँ पहुँच ना सके। 6 स्क्वायर किलोमीटर्स, 150 बिल्डिंग्स, अपना ये रेलवे स्टेशन, अपना एयर स्पेस, और अपना ही पावर प्लांट भी, और वहाँ काम करते थे 3000 से भी ज़्यादा ट्रेन स्टाफ। ये सिर्फ एक लैब नहीं थी, ये अपने में ही एक पूरी दुनिया थी, और बाहर साइन लिखा था कि वाटर प्यूरिफिकेशन डिपार्टमेंट। अब ये साइन याद रखना, क्योंकि जो अंदर होता है वो इस साइन का पूरा उल्टा है, और वो करने के लिए इसी को एक चीज़ चाहिए थी जो कोई लैब में नहीं मिलती, और वो था जिंदा इंसान। इसी को चाहिए थे इंसान, और ये डिसीजन कोई ज़बरदस्ती नहीं था, ये प्योरली साइंटिफिक था, क्योंकि जानवरों का डाटा एक्यूरेट नहीं होता, उनकी डिजीज़ प्रोग्रेशन अलग अलग होती है, उनकी इम्यून सिस्टम ह्यूमन से बहुत ज़्यादा अलग होता है, और अगर इसी को सच में बायोलॉजिकल वेपन बनाना था तो उन्होंने इंसान को चूज किया। चाइना, कोरिया, रसिया, मंगोलिया जैसे कंट्रीज से कुछ वार प्रिजनर्स लाए गए, कुछ फाइटर्स थे, लेकिन सबसे ज़्यादा बिल्कुल आम लोग थे जो गलत वक्त पर गलत जगह थे। बस सिर्फ इतना ही काफ़ी था उनकी पूरी ज़िंदगी बदलने के लिए। उन लोगों को लाया जाता सील्ड ट्रेन्स में, खिड़कियाँ बंद, दरवाजे लॉक, उन्हें कोई नहीं बताता था कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। कई दिनों का सफ़र, सिर्फ साइलेंस, डार्कनेस, और अंदर एक ही सवाल कि कहाँ जा रहे हैं वो लोग। और जब वो लोग वहाँ पहुँच जाते तो उन लोगों के लिए वापस जाना इम्पॉसिबल हो जाता था। रिसर्च फैसिलिटीज़ में पहला काम होता था उनका नाम मिटाना। कोई फाइल्स नहीं, कोई रिकॉर्ड्स भी नहीं, कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं। वो इंसान कहाँ से आए, कौन उनका बाप, कौन उनका रिश्तेदार, सब कुछ मिटा दिया जाता, और सिर्फ एक नंबर, एक कोड दिया जाता, और एक वर्ड, मारुता। जापानीज में इसका मतलब है लॉग्स, लकड़ी के टुकड़े। ये एक सीक्रेट कोड था, नाम था, इसलिए प्रिजनर्स को कागज़ पर लकड़ी के टुकड़े लिखाया जाता। फैसिलिटी के अंदर आते ही इंसान का नाम, पहचान,
और परिवार का रिकॉर्ड हमेशा के लिए मिटा दिया जाता और उस ह्यूमन को एक लेबोरेटरी मटेरियल बना दिया जाता। और ये वर्ड कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल टूल था, सोच समझकर चूज किया गया था। और क्योंकि ये लोग जो एक्सपेरिमेंट करते थे वो ट्रेंड डॉक्टर्स थे, उन्होंने जिंदगी में कसम खाया था कि वो लोग कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो इसी को एक ऐसा वर्ड चाहिए था जो उनके कॉन्शियस को ऑफ कर दे। और वो चीज़ था ये वर्ड। जब कोई इंसान से लकड़ी का टुकड़ा हो जाता है तो उसके साथ कुछ भी करो, एक्सपेरिमेंट है, वो क्राइम नहीं। और ये सिर्फ पहली बार यूनिट 731 में यूज़ नहीं हुआ, ये पहले भी नाजी जर्मनी के द्वारा जीव्स को फार्मिन बोला गया। इसका मतलब पैरासाइट और बैक्टीरिया उन लोगों को बोला गया था। सेल्स में हालत ये थी कि एक कमरा 2x3 मीटर्स का था। सेल्स के बाहर -40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर जाता था और अंदर कोई हीटिंग सिस्टम भी नहीं। खाना सिर्फ इतना कि बॉडी सिर्फ फंक्शन कर सके, सिर्फ इतना कि अगली एक्सपेरिमेंट तक वो इंसान जिंदा रह सके। और अंदर वो लोग कौन थे? बेचारे चाइनीज फार्मर्स, कोरियन लेबर्स, रशियन सोल्जर्स और जर्नलिस्ट। ऑर्डिनरी मैन भी थे, उसके साथ 3 साल के बच्चे भी और प्रेग्नेंट वुमेन्स भी। ये सब डॉक्यूमेंटेड था क्योंकि रिसर्चर्स को डाटा चाहिए था और हर एज ग्रुप का इम्यून सिस्टम अलग होता है। कुछ चीज़ें प्रेग्नेंट बॉडी पे अलग रिएक्ट करती है। उन लोगों को कंप्लीट डाटा चाहिए, कंप्लीट कवरेज चाहिए थी। वो लोग सिर्फ एक मारुता थे, सिर्फ मारुता। जो मैं अब बताऊंगा वो रूमर्स नहीं है, ये यूएस गवर्नमेंट की खुद की डिक्लासिफाइड फाइल्स में है, सर्वाइवल्स की टेस्टिमोनीज में है। जापानीज डॉक्टर्स ने बाद में एक्सेप्ट किया, बाद में उन जापानीज डॉक्टर्स ने भी एक्सेप्ट किया था जब गिल्ट साइलेंस से भारी हो गया था। मतलब ये ऑफिशियली कन्फर्म थे। फिर भी दुनिया 731 के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन तुम लोग जानोगे। जापानीज मिलिट्री को एक सवाल का जवाब चाहिए था कि एक्सट्रीम कोल्ड में एक सोल्जर कितनी देर तक काम कर सकता है और फ्रोस्टबाइट एग्जैक्टली कब शुरू होता है और क्या फील्ड में ट्रीटमेंट हो सकता है। और जवाब ढूंढने का तरीका उन्होंने ये चूज किया कि रात को एक प्रिजनर्स को बाहर ले जाते, हाथ पैर -40 डिग्री सेल्सियस में डायरेक्टली एक्सपोज कर दिया जाता, कोई प्रोटेक्शन नहीं, कोई ग्लव्स भी नहीं। और फिर ऑब्जर्वर्स नोट करते एग्जैक्टली कितने मिनट्स में स्किन का कलर बदलता है, कितने में मूवमेंट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। और टेस्ट करने का तरीका बहुत खतरनाक था। एक वुडन स्टिक लिया जाता, फिर फ्रोजन लिम्ब पर मार दिया जाता। अगर हाथ या पैर सॉलिड आवाज आए तो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल। ट्रीटमेंट टेस्टिंग में बॉइलिंग वाटर सीधा फ्रोजन लिम्ब्स पर डाला जाता था, स्किन टिश्यू से अलग हो जाती, लोगों में डैमेज परमानेंट हो जाता था। और ये एक्सपेरिमेंट एक ही प्रिजनर्स में 6 to 8 टाइम्स रिपीट होता, जब तक बॉडी रिस्पॉन्स ना करे या फिर जब तक वो पर्सन मर ना जाए। और इस एक्सपेरिमेंट का लीड रिसर्चर्स था डॉक्टर योशिमुरा हिसातो। वार के बाद यूनिवर्सिटी में वो लेक्चर देते गए, एकेडमिक्स पेपर लिखते रहे, कोई प्रोसिक्यूशन नहीं, कोई चार्जेस नहीं, नॉर्मल करियर, नॉर्मल जिंदगी वो जीते गए। ये एक्सपेरिमेंट यूनिट 731 का असली कोर था जिसके लिए ये सब बनाया गया। इसी मेनली डिजीजेस के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहता था, तो वो 6 डिजीज जानबूझकर प्रिजनर्स के अंदर डाल देता। और वो 6 डिजीज प्लेग, कोलेरा, टाइफॉइड, एंथ्रेक्स, डिसेंट्रिया और सिफिलिस, ये से डिजीज ब्लड में इंजेक्शन के साथ दिया जाता। उन लोगों को बिना बताए उनके पानी में और उनके खाने में मिला दिया जाता। और कुछ और केसेस में प्रिजनर्स को एक बंद कमरे में डालकर प्लेग इन्फेक्टेड फ्लाइज छोड़ दिया जाता। कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई एंटीडोट नहीं, डॉक्टर सिर्फ देखते थे, नोट करते थे एग्जैक्टली कितने घंटे में फीवर्स आता है, कौन सा सिम्टम पहले आता है, कितने दिन में ऑर्गन फेलियर होता है और उस प्रिजनर्स का कैसे डेथ हो जाता है, वो सब रिकॉर्ड करते। और अगर एक प्रिजनर्स वो सब सह के सर्वाइव कर जाता तो डॉक्टर्स उस प्रिजनर्स के साथ कुछ अलग करते, डोजेस बढ़ाते, स्ट्रॉन्गर स्ट्रेन देते और फिर से वो सब दोबारा करते, क्योंकि डाटा कंप्लीट नहीं होता था और डाटा कंप्लीट करने के लिए ये सब ज़रूरी था। लेकिन ये सिर्फ लैब तक नहीं रुका, फील्ड टेस्ट भी हुए,
रियल सिटीज पर, रियल लोगों पर सेरामिक बॉम्ब्स प्लेग इन्फेक्टेड आइस से भरे गए और चाइनीज सिटीज पे ड्रॉप किए गए। निंगबो 1940, सांगडे 1941, बिल्कुल नॉर्मल सिटी, बिल्कुल नॉर्मल लोग अपनी आम जिंदगी जी रहे थे। बॉम्ब्स गिराए गए और फिर लोग बीमार होने लगे और फिर एक एक करके मरने लगे। उन्हें पता भी नहीं लगा कि वो लोग कैसे और क्यों मर रहे थे। और इस टेस्ट में 2 लाख से भी ज्यादा जिंदगियां मर गई। और अभी जो मैं बताऊंगा वो दोनों एक्सपेरिमेंट से भी कई गुना भयंकर है। एक सेकंड के लिए रुको, गहरी सांस लो, सीरियसली। यूनिट 71 का ऑपरेटिंग रूम बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखती थी। क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड, ब्राइट लाइट्स, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट परफेक्टली अरेंज, किसी भी नॉर्मल असली हॉस्पिटल की तरह। सिर्फ एक चीज अलग थी, इतना टाइट कि ब्लड सर्कुलेशन तक रुक जाए, इतना टाइट कि चाहे एक प्रिजनर जितना भी कोशिश करे वो हिल ना पाए। क्योंकि जो इंसान उस टेबल पर था वो जिंदा था, पूरी तरह से एक्टिव था और वो हिलना चाहता था। एक प्रिजनर्स को लाया जाता और वो जानता था कि उसके साथ अब क्या होने वाला है। क्योंकि सेल्स इतनी पास और थीन थी कि रात को दूसरों की आवाज़ सुनाई देती, वो आवाज़ें जो वॉल्स के पार आती और एक बार सुनने के बाद रात को नींद नहीं आती थी। प्रिजनर्स को टेबल पर लेटाया जाता, स्ट्रैप एक एक करके बांधे जाते और फिर सर्जन अपना काम शुरू करता, धीरे धीरे, बिना किसी जल्दी के, जैसे कोई नॉर्मल दिन हो। फिर सर्जन स्कैल्पल उठाता, फिर स्किन काटता, फिर नीचे फैट, फिर मसल। इंसान जो टेबल पर था उसकी सांसें तेज होने लगती क्योंकि दर्द इतना था कि बॉडी समझ ही नहीं पाता और हार्ट बीट इतना तेज हो जाता कि बाहर से सुनाई देने लगता। लेकिन सर्जन बाहर नहीं रुकता था, वो नोट करते गया, टाइम स्टैम्प लिखता था, स्टोमिक ओपन होता था, फिर लिवर का कलर नोट किया जाता, कितनी मेजर होती, और फिर लंग्स को हाथ से पकड़ा जाता था और अच्छे से देखा जाता था और देखा जाता था कि कैसे एक्सपेंड होता है जब एक इंसान सांस लेता है और हार्ट धक धक कैसे होता है। और ये डिस्टर्बिंग एक्सपेरिमेंट तब तक होता जब तक वो प्रिजनर जिंदा रहता। उन्हें प्योर रिजल्ट चाहिए थे तो उन्होंने प्रिजनर्स को एनेस्थीसिया देना बंद किया था। अगस्त 15, 1945 जापान सरेंडर करता है, वॉर खत्म होता है। और अब तुम सोच रहे होगे कि अब तो इसी को सजा मिलेगी, अब तो दुनिया देखेगी उसने क्या किया। लेकिन इसी का पहला रिएक्शन कोई पैनिक नहीं, उसके फेस में कोई गिल्ट नहीं था। वो बैठ गया और प्लान करने लगा। उसने तुरंत ऑर्डर दिए कि सब कुछ डिस्ट्रॉय करो और सब डॉक्यूमेंट्स और सब फोटोग्राफ्स, 16 साल का काम, 16 साल का मेहनत एक रात में ख़त्म करो। उसने सारी फैसिलिटी में आग लगा दी, आग जलती रही, बिल्डिंग्स में एक्सप्लोजन करे गए, लैब्स तोड़ दिए गए और जो प्रिजनर्स अभी भी जिंदा थे उन्हें एक एक करके मार दिए गए ताकि कोई विटनेस जिंदा न रहे जो बता सके क्या हुआ था। अमेरिकन इंटेलिजेंस वहां पर पहुंची, पार्टिकल एविडेंस मिला और इसी पकड़ा गया। और ये वो मोमेंट था जब उसे सजा मिलने वाला था। दुनिया देख रही थी कि 1945 की यूरोप में न्यूरेमबर्ग ट्रायल चल रहे थे, नाजी डॉक्टर्स को सजा मिल रहे थे और इंटरनेशनल लॉज काम कर रहे थे। तो यूनिट 71 के साथ क्या हुआ? अमेरिका ने एक सीक्रेट डील की। इसी और उसके पूरे 3000 स्टाफ में से किसी को कोई चार्जेस नहीं, कोई सजा नहीं। और एक्सचेंज में अमेरिका को क्या मिला? 16 साल का डाटा, जो 2 लाख लोगों पर एक्सपेरिमेंट हुए थे उन सब का डाटा लिया गया। अमेरिका कोल्ड वॉर में सोवियत यूनियन से आगे रहना चाहता था और ये डाटा वो शॉर्टकट था जिसके लिए अमेरिका ने डिसाइड किया कि 2 लाख इंसानों की जिंदगी एक्सेप्टेबल प्राइस है। डील क्लासिफाइड हो गया, एक्सपेरिमेंट के बारे में किसी को नहीं बताया गया। जब न्यूरेमबर्ग में नाजी डॉक्टर्स को सजा मिल रही थी तो तब यूनिट 71 के साइंटिस्ट टोक्यो में फ्रीली घूम रहे थे। 1949 में सोवियत यूनियन ने 12 जापानीज ऑफिसर को प्रोसिक्यूट किया यूनिट 71 के लिए। अमेरिका ने कहा ये एक सोवियत प्रोपोगंडा है और डिसमिस कर दिया। अगर ये ट्रायल होता तो ये डील भी एक्सपोज होती। 2 लाख से ज़्यादा विक्टिम्स, कोई ट्रायल्स नहीं, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं, कोई माफ़ी भी नहीं। उन डॉक्टर्स के रिकॉर्ड क्लीन रखे गए। 1959 में शिरोइशी पीसफुली मर गया। दुनिया उसका नाम नहीं जानती थी कि उसने जाते जाते क्या किया था।